What's up, everyone? I am Chris, and you're watching a known aspirant. Today, we hit a major milestone. It's day 5 of our 15-day physics mission, which means by the end of this session, we will be officially 1/3 of the way through the syllabus. Today, we are not just solving problems, we are understanding the force that hold the universe together. We are diving into gravitation. This chapter is a gold mine for the marks because the concept is what we have seen electrostatics, making it twice as easy to the master. If you know the right tricks. Here is our mission. Briefing for today. First, we will master universe law and inverse square relation. Next one, we will decode how acceleration due to gravity changes, whether you are climbing mountain or diving deep into the earth. Finally, we will finish strong with escape velocity and satellite motion. That actual science behind how we launch rockets in space. Remember, unknown aspirant stay unknown until the results are out. Consistency is what separates the dreamers from the achievers. So grab your notebooks, get your formulas ready, and let's cross day 5. The mission starts now. Let's begin. There is a topic over here. You can see this is the topics that we are covered. Okay? So let's begin. Just give me a sec. Yeah, let's begin. सबसे पहला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? आपका एक प्लेनेट है, आपका एक और प्लेनेट है. दो प्लेनेट अपने आप, जिसका मास m1, इसका मास m1, इसका मास m2, वो दोनों अपने आप को एक म्यूचुअल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट होते हुए आते हैं, और इन फोर्सेस को हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/r². G यहाँ पे क्या होता है? तो G आपका होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. नोट करने वाली बात क्या है? F जो होता है along, मतलब F जो होता है वो वहीं एक्ट करता है जहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस मासेस. ये लाइन ज्वाइनिंग वाला जो मास है उधर ही एक्ट करता है. दूसरा, और m और m2 आर द पॉइंट मास की तरह हम लोग इसे ट्रीट करेंगे टू सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन, इसका वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म सिंपल है. ये आपका ये एक प्लेनेट है, इसका एक और प्लेनेट है. अगर ओरिजिन से देखोगे तो ओरिजिन के लिए ये प्लेनेट का पोजीशन r1 पे है और इस पोजीशन का r2 पे है. तो यहाँ से एक वेक्टर इधर नीचे की तरफ डिफाइन होगा, और ये होगा फोर्स 2-1, क्योंकि ये मास 2 है, ये आपका 1 है. तो यहाँ से जब निकालोगे तो फोर्स 2-1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Gm1m2/r2 माइनस r1 के मॉड का क्यूब. मॉड बोले तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड, तो r2 माइनस r1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर के पॉइंट के साथ. फिर आता है ग्रेविटेशनल फील्ड. ये ग्रेविटेशनल फील्ड ये दिखाता है कि एक तरीका होता है एक्सप्रेस करने का अपने इन्फ्लुएंस को. मास कैसे अपने इन्फ्लुएंस को एक्सप्रेस करता है? तो ऐसे ये हर एक चीज अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. आप देख सकते हो ये एरोज जो है यही डिफाइन कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा एरोज होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा. और यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि जो मास होता है, ये एक मास रखा हुआ है m, यहाँ पे एक छोटा सा कोई टेस्ट पार्टिकल वाला मास छोटा सा m रख दिया, तो ये जिसका वेट मान लो 1 kg है,
तो 1 kg है, तो उस केस में यहाँ पे जो ये m मास का जो फोर्स यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, और ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। यहाँ से ये भी कहा जा सकता है कि G इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सारे टर्म में यूज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। एट अर्थ सरफेस हम लोग के पता होता है कि अर्थ सरफेस पे उसकी जो G0 की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं डिफरेंट बॉडीज के लिए क्या क्या होगा। तो लेट्स बिगिन। आपका फोर्स एक रिंग के चलते क्या होगा, तो रिंग के चलते आपका सीधी सी बात है ये डेरिवेशंस हैं, टाइम बहुत कम है, तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ से सीधी सी बात है, आपका रिंग के लिए मैं क्या कहूँगा, ग्रेविटेशन जो होता है रिंग के लिए क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिंग के लिए छोटा सा g। ठीक है, रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो gmx/x² + r² होता है। ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को ध्यान में रखना है। अगर नहीं भी ध्यान में आया तो एक सर्कल ले लो, सर्कल इसको यहां से काट के इसको मोड़ दो तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और याद रखना ये हो जाएगा, और मैक्सिमम होता है ±r/2 पे। नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर के चलते आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो 2g λ/r होता है, और ये चीज़ है थिन स्फीयर के चलते आपका ग्रेविटेशन क्या हो जाता है, तो ग्रेविटेशन थिन स्फेरिकल सेल के चलते आपका ग्रेविटेशन जो होता है 2 तरीके का होता है, एक अंदर और एक बाहर। अगर अंदर हुआ तो अंदर में आपका ग्रेविटेशन सेल है तो वो 0 हो जाएगा, अगर बाहर हुआ तो ग्रेविटेशन जो होगा Gm नेगेटिव के साथ Gm/r² हो जाएगा। यहाँ पे इसका ग्राफ है, भूलना भी मत गलती से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर अ सॉलिड स्फीयर के चलते आपका जो मास ये है, इसका एक मास है, इसका रेडियस r है, तो बताना है कि सॉलिड स्फीयर के चलते क्या होगा। तो सॉलिड स्फीयर में भी 2 केस, एक अंदर और एक बाहर। तो अंदर के लिए क्या हो जाएगा, G इनसाइड जो होता है वो हो जाएगा Gm/r³ हो जाएगा, और आउटसाइड के लिए जो होगा Gm/r² होगा। ग्राफ कुछ होगा, पहले इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि अंदर जाने पे देखो r का कंपोनेंट आ जा रहा है, दैट्स वाई आपको ये बढ़ेगा, लेकिन बाद में ये r का कंपोनेंट नीचे आ जा रहा है, दैट्स वाई ये ग्राफ जो होगा डिक्रीजिंग फॉर्म में आ जाएगा। होप इतना दूर तक समझ में आ रहा होगा। टेकिंग रेडियली इनवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन इसीलिए लिया जा रहा है। आगे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन टू ब्रिंग m2 मास slowly up to infinity of a separation r from mass m। तो इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो आ जाओ यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ। ये एक इन्फिनिटी पे रखा हुआ एक m2 मास था, इसको मैं एकदम धीरे लाता गया, और एक r डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे मैंने इसको रख दिया। तो याद रखना ये जो होता है मेरे द्वारा यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो भी वर्क मैंने किया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वही आपका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है कि इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पे लाने पे मेरे द्वारा किया गया टोटल वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन। सो लेट्स यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर सिंपल फॉर्मूला जानना चाहते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू, पहले ये सब इन्फिनिटी से लेके हम इसको सॉल्व करने पे आपका नेगेटिव ऑफ Gm1m2/r होता है, यानी ओवरऑल देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वर्क एनर्जी, यहाँ पे ये भी थ्योरम लगेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से ये पता चलेगा, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो नेगेटिव ऑफ Gm1m2/r² होता है, और इन्फिनिटी पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे आपका 0 होता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V। ओके, पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाएगा, V से डिनोट किया जाता है, इसे याद रखना। तो V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Gm/r। रिंग के लिए क्या हो जाएगा, तो रिंग के लिए हो जाएगा नेगेटिव ऑफ Gm/r² + x²⁻², यानी रूट सीधे तुम बोल दो ना, काज फुट का इतना तमेला झमेला कर रहे हो। यस, इसका ग्राफ आप इसे क्या करो, एक आधा टुका कर लो। ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसका आधा कर लो और इसको थोड़ा स्टाइल में रख दो, तो ये हो गया आपका
ऐसा होगा कुछ इसका ग्राफ। ठीक है, किसका? तो याद रखना रिंग का जो होता है ग्राफ जो होता है आधा सर्कल की तरह होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन। V ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के चलते आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। इसके लिए भी दो केस, एक अंदर और एक बाहर। अंदर के लिए क्या हो जाएगा, अंदर के लिए हो जाएगा G का वैल्यू नेगेटिव ऑफ G, सॉरी अंदर के लिए V का वैल्यू जो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ GM अपॉन R हो जाएगा, और आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड के लिए पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव ऑफ GM अपॉन R होता है। ग्राफ ये ध्यान में रखना, क्योंकि अंदर जाओगे ना तो आप हर एक पॉइंट पे आपको अंदर पे जो आपका पोटेंशियल होगा, आप अंदर का कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा वो यही होने वाला है। क्या होने वाला है, GM अपॉन R हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। लेकिन अगर आउटसाइड में जाते हो तो आउटसाइड में आपका जो फोर्स, आपका जो यहाँ पे ग्रेविटी पोटेंशियल होने वाला है वो नेगेटिव ऑफ GM अपॉन R होता है। नोट करने वाली पॉइंट ये है कि आउटसाइड के पॉइंट जो होते हैं, एज्यूम अगर आउटसाइड में पॉइंट लेते हो ना तो ये पूरा का पूरा मास को आप सेंटर पे एक छोटा सा मास M समझ के एज्यूम करोगे, तब जाके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के चलते पोटेंशियल क्या होगा, अगेन यहाँ पे दो केस आएगा, एक अंदर और एक बाहर। बाहर के लिए पहले बता देता हूँ, बाहर के लिए होता है नेगेटिव ऑफ GM अपॉन R होता है, क्योंकि पिछले वाले में भी देखो बाहर के लिए नेगेटिव ऑफ GM अपॉन R होता है, इसीलिए इसमें बाहर के लिए तो सबसे पहले नेगेटिव ऑफ GM अपॉन R। लेकिन अंदर के लिए देखो, अंदर के लिए आपका ग्रेविटेशन जो होता है, पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है नेगेटिव ऑफ GM अपॉन 2RQ इंटू 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ कि नीचे जो होगा बड़ा पावर, ऊपर जो होगा छोटा पावर, और ये बस इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे GM अपॉन 2RQ नीचे होता है, बस ये जान लो, GM अपॉन RQ, GM अपॉन RQ है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, और यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है, तो बड़ा वाला स्क्वायर कर दो माइनस छोटा वाला स्क्वायर कर दो, चूंकि बड़ा वाला स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 लगा दो। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। इसका जो ग्राफ होता है पैराबोलिक कर्व होता है, देख लो एक बार, S टाइप में होता है, मतलब कि आधा 2 का जो भी किया था ना अब की बार, आधा 2 का, अब इसको मोड़ देना है तो मोड़ के कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसको ऐसे सरिया देना है, तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। फॉर एन आउटसाइड पॉइंट एज्यूम ऑल द मास सिचुएटेड एट द सेंटर, जो कि मैंने पहले ही बात कर रखा था। आते हैं नेक्स्ट वर्ड, वेरिएशन ऑफ G विद हाइट H। ठीक है, बढ़िया बात है। तो आज आप इसके बारे में बात करते हैं। H हाइट के एट H हाइट पर आपका ग्रेविटेशन जो होता है वो GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर होता है। अगर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू चाहिए तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस वन फॉर्मूला, दैट इज G इज इक्वल टू G0 1 माइनस 2H अपॉन R हो जाएगा। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है ओनली इफ H इज इक्वल टू वेरी वेरी ग्रेटर देन R फॉर अर्थ टिल 400 किलोमीटर के आसपास में होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपका कंपेरेबल विथ R के साथ अगर खेलेगा गेम तो उसके से लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ग्रेविटेशन के टर्म में चाहिए, G0 के वैल्यू के टर्म में चाहिए तो G0 इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, सीधे कह दो आंसर आ जाएगा। फिर आता है दूसरा, वेरिएशन ऑफ G विथ डेप्थ। अंदर जाने पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं है, बस G के लिए बस G इज इक्वल टू अंदर जाने पे G0 1 माइनस H अपॉन R हो जाएगा। सिंपल। ये देखो यहाँ पे डायग्राम है, तुम यहाँ पे अर्थ पहले ऊपर जा रहे हो ना, तो ऊपर के लिए क्या होगा, ये आपका अर्थ है पूरा, ठीक है, अर्थ के ऊपर जा रहे हो, कितना H हाइट ऊपर, तो ये लो आप H हाइट ऊपर चले गए अर्थ पे। अब बताओ यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा। मान लो तुमने 400 किलोमीटर दूर गए हो अर्थ से, यहाँ पे ग्रेविटी का क्या इन्फ्लुएंस होगा, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। 400 किलोमीटर है ना, मैक्सिमम रेंज हम लोग यहाँ तक यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, G इज इक्वल टू G0 1 माइनस H अप 2H अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यही बोले कि R जो है मतलब अर्थ के रेडियस से यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो 2R है। अब इस केस में हम लोग G का फॉर्मूला यूज करेंगे, G इज इक्वल टू G0, फिर G0 हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, G0 R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अगर H इज इक्वल टू 2R या 3R ऐसे टर्म में खेलेगा तो सेम केस है। अगर
डेप्थ में जाते हो तो उस केस के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फॉर्मूला जो होगा जी, उस अगर एच डेप्थ नीचे जाते हो तो उस केस के लिए जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है जी एच डेप्थ नीचे पर जी का वेरिएशन जो होता है जी नॉट 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे। वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन, अब रोटेट करने पे क्या क्या फर्क देखने के लिए मिलता है भाई, तो यहाँ पे भी दो केस बनता है। पहला, एक जनरल पॉइंट पे ये चीज देखने के लिए मिलता है, और मैं तो दो ही बात याद रखता हूँ। पहले क्या, ये थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है कि अर्थ का ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 0.034, याद रख लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। रेडियन पर सेकेंड फॉर अर्थ के लिए क्या होता है 0.03734। इक्वेटर पे जी इफेक्टिव का वैल्यू जो होता है जी नॉट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और पोल पे जो होता है आपका इफेक्टिव जी इफेक्टिव होता है जी नॉट के बराबर होता है 90 डिग्री पे। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि ये होता है आपका इक्वेटर। यहाँ पे अगर कोई बोल दे कि आपका बताओ यहाँ पे जी नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो इक्वेटर पे आपका जो जी होता है ना वो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। क्यों होता है, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर पे आपका जी का वैल्यू जो होता है वो होता है जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे एक पार्टिकल है, चूंकि अर्थ रोटेट भी करता है, तो यहाँ पे आपका तो ये लग जाएगा क्या, अर्थ है तो ये अपनी तरफ इसे मास m से खींचेगा, इधर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये दोनों आपस में इसको, ये जो होता है अगर मास ज्यादा हुआ तभी ये चिपका रहेगा, अगर इधर फोर्स कम हुआ तो ये तो गिर जाएगा अलग से। तो इसीलिए इसको ज्यादा होना चाहिए, और ये जो होता है आर ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो होता है अगर जितना ज्यादा होगा तो ये वही चीज है, यहाँ पे ये फोर्स जो होता है इसको काउंटर करने के लिए होता है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे मास थोड़ा सा कम लगता है। नेक्स्ट वन इज एस्केप वेलोसिटी, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी का सीधा मतलब यही है ना कि मैं कितना वेलोसिटी दूं अर्थ को, मतलब कितना वेलोसिटी अपने इस रॉकेट को दूं कि इसको ये अपने अर्थ के इन्फ्लुएंस को तोड़ दे। अर्थ के इन्फ्लुएंस को तोड़ दे मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल तरीके को, यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है, ये जो अपना ग्रेविटेशन लगा रहा था, अगर मैं इसको कितना वेलोसिटी दूं कि ये सारे के सारे इसको तोड़ के यहाँ पे अपना रॉकेट आ जाए और इसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर ना आए, तो ये होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी टू रिक्वायर टू रिमूव फ्रॉम अर्थ के इन्फ्लुएंस से इसे हम लोग को हटाना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी, सो दैट द पार्टिकल एस्केप अर्थ मतलब प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल। द डिस्टेंस वेयर जी ऑफ अ प्लैनेट इज 0 इज टेकन इन्फिनिटी। और यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं कि पता है क्या, थैनोस वाला इक्वेशन, सलीम सर का फेवरेट थैनोस वाला इक्वेशन। काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, ये चीज होता है। एस्केप वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला फॉर अर्थ के लिए वो होता है नेगेटिव ऑफ जीएम अपॉन आर होता है ट्वाइस टाइम, नेगेटिव ऑफ 2gm अपॉन आर होता है विथ रूट के साथ, और इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आता है। मतलब अब किसी रॉकेट को यहाँ से लॉन्च करना हो ना, तो आप इसको वेलोसिटी जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आपका 11.2 किलोमीटर कवर कर ले, इतना वेलोसिटी आप किसी रॉकेट को दोगे तो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ के आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट, बेसिक है बट इम्पोर्टेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, V naught, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। सो एक एक करके पढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पे हम लोग को ये पता होता है कि आपका V नॉट जो होता है √GM अपॉन R होता है। कैसे होता है, तो चूंकि आपका जो फोर्स होता है ना, ये वाला फोर्स, कौन सा ये वाला फोर्स होता है भाई, ये वाला फोर्स बताओ कौन, तो ये वाला फोर्स है आपका फोर्स, हाँ वही फोर्स। तो क्या यार क्या बोल रहे हो, तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है यार, आपको नहीं पता, सर्कल मोशन में पढ़े थे ना हम लोग, सर्कुलर मोशन में, हाँ mv²/r, हाँ तो वही है। उसको बैलेंस कर दिया मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो मुझे यहाँ से V नॉट का फॉर्मूला निकल के आया, V नॉट इज इक्वल टू √GM अपॉन R हो जाता है। टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड जो होता है 2πr अपॉन V नॉट होता है, और ओवरऑल निकाला जाएगा तो 2πr अपॉन V नॉट का वैल्यू अभी हमने निकाला था GM अपॉन R होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π अपॉन √GM into R की पावर 3/2।
टोटल तीसरा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0 स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट करने पे हमें ये निकल के आता है कि Gmm/2r। वही इंटरनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ Gmm/r। टोटल एनर्जी की बात करो मतलब काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को जोड़ के तो वो नेगेटिव ऑफ Gmm/2r होता है। और ओवरऑल बात किया जाए तो ओवरऑल में यहाँ पे आपका पूरा सार है। सार क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू U/2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आधा और टोटल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी जो होता है टोटल एनर्जी के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। हाँ मानता हूँ कि आपका टोटल एनर्जी जो होता है नेगेटिव के टर्म में होता है और इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव के टर्म में होता है लेकिन आधे के टर्म में होता है, तो दैट्स वाई यही होता है आपका। और तीसरा होता है, चौथा जो होता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? तो टोटल एनर्जी जो होता है ना उसको नेगेटिव कर दो तो आपका बाइंडिंग एनर्जी निकल जाता है और बाइंडिंग एनर्जी होता है Gmm/2r होता है। बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है भाई? बाइंडिंग एनर्जी ये होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन सो दैट m escapes। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के इक्वेटर पे, एक ऐसा सैटेलाइट, इसके लिए कंडीशन देखो क्या है, जो अर्थ के इक्वेटर पे लाई करता हो, साथ ही साथ अर्थ का रोटेशन और उसका रोटेशन सेम हो और उसका भी टाइम पीरियड जो होता है एक रोटेशन का वो 24 आवर हो, तो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो कहते हैं, GSAT। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम पीरियड होता है वो भी 24 है और इसका भी होगा 24 और इसका भी होगा 24 और रोटेट करने का। और ये अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना तो आपको ये हमेशा यहीं पे दिखेगा। अब आप इधर भी अर्थ तो रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, तो इस तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा। समझ में आ रहा है? और टाइम पीरियड की अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 2π√Gm/r3/2 होता है और r की जगह पे हम लोग r+h पुट कर सकते हैं, तो ओवरऑल हमें निकल के आता है जो हाइट होता है ना वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हाइट वो होता है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्कशन ऑफ एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये है आपका अर्थ। एक्चुअली में हमारा जो अर्थ है ना उसमें जो ये आपका मून है ना, वो आपका मून जो है वो ऐसे आपका फॉलो करता है, पाथ ऐसे फॉलो करता है। आप ये समझते होगे कि भाई मून तो अपना गोल गोल अपना ऐसे आता होगा, नहीं, आपका मून जो है ऐसे आता है। तो चलो अब इसको कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए आप तीन गो चीज यूज करोगे। पहला क्या, सबसे पहला तो आप टॉर्क जीरो करोगे। टॉर्क जीरो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। और एंगुलर मोमेंटम आपका जीरो हुआ, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हुआ, तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि mvr sin थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक कंडीशन यहां से हम लोगों ने निकाल रखा। और दूसरा जो है हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, और जो कि यहाँ पे है U+K इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से निकल के आता है Gmm/r होता है प्लस ½ mv² इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्चुअली ये सब हम लोग यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं ना कि यहाँ बता दो कि ये पार्टिकल है, यहाँ से इतना एंगल है इसका, बता दो ये कितना वेलोसिटी अभी फिलहाल होगा इसका, ये सब पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें याद रखना यही चीज यूज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, दो कंडीशन, आप टॉर्क जीरो करोगे यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, दूसरा जो होता है मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड ऑफ पेरिजी एंड अपोजी, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सीधा सी बात है, फॉर्मूला याद रखो। P मतलब प्लस मतलब ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा, तो Gm/A इंटू 1 + E/1 - E। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अपोजी क्या होता है, अपोजी के लिए याद रखो अंडर से Gm/A/1 - E/1 + E। ठीक है, बेसिकली बोला यही जाता है ना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो आपका दूर होगा, जब आपका प्लेनेट सैटेलाइट जो होगा अपने प्लेनेट से दूर होगा, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अपोजी। जब प्लेनेट के नजदीक होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होगी वेलोसिटी ऑफ प्रियोजी होगी। ठीक है, प्रिजी।
तो यहाँ से हम लोग एलिप्टिक अगर आप एलिप्स चैप्टर पढ़ लोगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलो आगे, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वर्सेस पाथ। ठीक है भाई, अगर आपका वेलोसिटी 0 रखे हो तो आपका ऑब्वियसली ये वेलोसिटी आपका 0 है तो इस केस में लद से नीचे गिर जाएगा अर्थ के ऊपर। अगर आपका वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी से ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है और 0 से ज़्यादा है और ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो आपका जो भी शेप लेगा वो एलिप्टिकल लेने वाला है पाथ। सैटेलाइट आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर आप देते हो तो अर्थ आपका सर्कुलर मोशन करेगा, सैटेलाइट आपका सर्कुलर मोशन करेगा। अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी से कम, अगेन एलिप्टिकल पाथ देख सकते हो ये वाला। अगर आप एस्केप वेलोसिटी के बराबर देते हो तो पैराबोला बनेगा ये वाला। अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा देते हो तो आपका S6 बनेगा हाइपरबोला, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ये क्या कहता है कि आपका जो ऑर्बिटल होता है ना, लॉ ऑफ ऑर्बिटल, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड एन इलिप्टिकल विद प्लैनेट सन एंड मतलब ठीक है यार, कहने का सीधा मतलब ये है ना कि आपका जो अर्थ होता है वो सन के अबाउट रोटेट करता है एलिप्टिकल शेप में। कहने का सीधा मतलब ये था। दूसरा जो होता है लॉ ऑफ एरिया। एरिया क्या मतलब? लॉ ऑफ एरिया मतलब ये होता है कि आप दूर के जितने भी पॉइंट से आप ये दूर में जितना भी एरिया है इसका और पास में जितना एरिया है, ये जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जितना टाइम लगाता है इधर से यहाँ जाने में, उतना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में वो लगाता है। तो उस केस में आपका जो ये एरिया होगा आपस में बराबर होगा। और इसका एंगुलर मोमेंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो L/2m जो होता है इसके बराबर होता है। तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है? जो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का क्यूब। नेक्स्ट वन इज डबल मास सिस्टम। डबल मास सिस्टम क्या होता है? होता ये है कि आपका एक ये सेंटर है, जियोमेट्रिक सेंटर, तो इसमें 2 मास है, एक मास ये और एक मास ये मास अपना इधर जा रहा है, ये मास आपका इधर जा रहा है। ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका एक मान लो कि कोई प्लेनेट है, इसका 2 सैटेलाइट है, एक M1 मास का सैटेलाइट है, एक M2 मास का सैटेलाइट। दोनों ऑपोजिट सेंस में आपका क्या कह रहे हैं, ऑपोजिट सेंस में मोशन कर रहे हैं। तो उस केस में आपका वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ देता है या फिर टाइम पीरियड पूछ देता है। तो उस केस में और हाँ, उस सेंटर को हम लोग जो पता है ना, इस सेंटर को हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। तो याद रखना बोथ M1 एंड M2 हैज सेम टाइम पीरियड, जिसका और इसका ओमेगा जो होता है, ओमेगा निकल के आता है नेगेटिव ऑफ इन दोनों का मास का सम अपॉन r³ का अंडर रूट। ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का अगर आपका वो पूछा जाए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो R1 ओमेगा अपॉन R2 ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, R1 अपॉन R2 के बराबर इसका वेलोसिटी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर ग्रेविटेशन। और बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, आसान था और आसानी से हम लोगों ने इसे प्यार से सॉल्व कर लिया। You have just mastered the law of the universe, and we are now 1/3 of that way through the 15-day journey. Don't let the momentum fade. Revise the concept, solve the practice problems, and I will see you tomorrow, where we are take this mission to the next level. I am Chris. This is a non-aspirant. Keep grading. Keep dreaming. I will see you in the next one. Jai Hind.